इस जल प्रलय में के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। रेणु जी का बचपन और किशोरावस्था आजादी की लड़ाई के बीच बीता। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। रेणु जी ने अपना इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूरा किया। फणीश्वर नाथ जी ने कई उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, कहानियां इत्यादि लिखकर भारतीय साहित्य में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन, रागात्मक और रसमय चित्र खींचा है। मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उनकी प्रमुख कहानी संग्रह में ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर तथा रिपोर्टाज में ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा प्रमुख हैं। फणीश्वर नाथ जी को उनके पहले उपन्यास मैला आंचल के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत रिपोर्टाज इस जल प्रलय में रेणु जी ने वर्ष 1975 में पटना में आए भयंकर बाढ़ का बहुत ही सजीव और रोमांचक वर्णन किया है। व्याख्या। इस जल प्रलय में एक रिपोर्टाज है जिसमें लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने पटना में आए विनाशकारी बाढ़ का बहुत ही रोमांचक वर्णन किया है। लेखक फणीश्वर नाथ जी के गांव का भूगोल ऐसा था कि जहां चारों ओर बह रही कोसी, पनार, महानंदा और गंगा नदी के बाढ़ से पीड़ित लोग शरण लेने के लिए आते थे। वहां की बंजर जमीन पर इकट्ठा हुए गाय, भैंसों और बकरियों के झुंड और लोगों की भीड़ से बाढ़ के प्रलय का पता चल जाता था। सन 1967 में भयंकर बाढ़ के कारण लगभग पूरा पटना शहर पानी में डूब गया था। यहां तक कि मुख्यमंत्री का घर भी पानी में डूब गया। सभी लोगों में यह देखने की उत्सुकता थी कि बाढ़ का पानी किस किस क्षेत्र तक पहुंच चुका है। लेखक भी अपने एक मित्र के साथ बाढ़ का हाल जानने के लिए एक रिक्शे में कॉफी हाउस के लिए निकल पड़े। वहां जाते हुए रास्ते में लोगों की बातचीत से लेखक को ये अंदाजा हो गया था कि पूरा शहर किस तरह से पानी में डूबने लगा है। जब वे कॉफी हाउस के पास पहुंचे तो पता चला वह भी बंद कर दिया गया है। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी के समान गेरुआ झाग फेन में उलझा हुआ पानी तेजी से बहता हुआ आ रहा था। इसे देखते ही लेखक की जान सूख गई और डर के मारे उन्होंने अपने आचार्य मित्र से कहा, आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखो आ रहा मृत्यु का तरल दूत। रिक्शा मोड़कर वे बाढ़ का विकराल रूप देखने गांधी मैदान की ओर चल दिए। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने भी पानी भर गया था। गांधी मैदान में रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े होकर जल प्रलय का ये तांडव देख रहे थे। शहर की हरियाली धीरे धीरे पानी से डूबती जा रही थी। शाम के 7:30 बज चुके थे और पान की दुकान में खड़े लोगों की भीड़ आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित हो रहा स्थानीय समाचार सुन रहे थे। रोज लगने वाली इस भीड़ के कारण पान वालों की बिक्री अचानक काफी बढ़ गई थी। लेखक ने जब रेडियो पर सुना कि समाचार स्टूडियो में भी पानी भरने लगा है तो उनका कलेजा डर के मारे धड़क उठा। लेखक ने अपने इस डर को छिपा लिया क्योंकि बाकी लोग हंस बोल रहे थे और उन्हें कोई चिंता नहीं थी।
लेखक ने सोचा कि कहीं लोग उन्हें बुज़दिल कहकर उनकी हंसी न उड़ाने लगे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे रखे सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, ट्रक आदि में सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री भी अब बंद हो चुकी थी। लेखक जैसे ही अपने घर पहुंचे, बाहर गाड़ी से घोषणा होने लगी कि भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। इसलिए आप लोग सावधान हो जाएं। लेखक का गैस सिलेंडर बस 1-2 दिन और चल सकता था। घर पर कोयला था और स्टोव भी, लेकिन केरोसिन तेल नहीं था। लेखक को अब चिंता होने लगी थी। लेखक रात को सोना चाहते थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्हें पहले की घटनाएं याद आने लगी तो वे लिखने बैठ गए। 1947 में लेखक अपने गुरुजी के साथ मनिहारी में बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में एक नाव पर दवा, केरोसिन तेल, पकाही घाव की दवा और दिया सलाई लेकर गए थे। ऐसे ही 1949 में महानंदा के बाढ़ से प्रभावित कई गांव के बीमारों को लेखक और डॉक्टर साहब नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार नौजवान अपने कुत्ते को लेकर उस नौका पर चढ़ गया और डॉक्टर इससे बहुत भयभीत हो गए। परमान नदी के बाढ़ से प्रभावित एक बस्ती में लोग कई दिनों से मछली और चूहों को जलाकर खा रहे थे। लेखक जब वहां एक टीले पर पहुंचे तो देखा कि वहां एक ऊंचा स्टेज बनाकर लोग बलवाही नाच कर रहे थे। 1967 में एक बार बाढ़ का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था। तब कुछ युवक युवतियों की टोली सज धज कर फिल्मी तरीके से वहां पर कश्मीर का आनंद लेने के लिए नाव पर निकली। नाव पर ही चाय और नेस्कैफे के पाउडर को मथ कर एस्प्रेसो बनाया जा रहा था। एक लड़की चित्रों वाली रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी और एक युवक उसके सामने अपने घुटनों पर हाथ टेक कर मनमोहक डायलॉग बोल रहा था, तो दूसरी ओर गाना बज रहा था। लेकिन जैसे ही उनकी नाव ब्लॉक के पास गोलंबर पहुंची, तो ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों द्वारा एक साथ किलकारियों, सीटियों और फप्तियों की ऐसी वर्षा की कि नाव के उन फूलों की सारी शैतानियां छूमंतर हो गईं। रात के करीब 2:30 बजे लेखक की आंख लगी और जब उन्हें जगाया गया तो उन्होंने देखा कि बाकी सभी लोग पहले से ही जगे हुए थे। पानी मोहल्ले तक पहुंच चुका था। लेखक ने बाहर देखा तो चारों ओर चीख पुकार, कोलाहल, शोर और पानी का भयंकर रूप नृत्य कर रहा था। चारों ओर केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। दीवारें, खंबे, पेड़ सभी कुछ पानी में डूबते जा रहे थे। लेखक बचपन से बाढ़ तो देखते आ रहे थे, लेकिन इस तरह अचानक यूं भयंकर पानी का आ जाना पहले कभी नहीं देखा था। विश्लेषण। आइए अब इस रिपोर्टाज का हम गहराई से विश्लेषण करें। मुख्य भाव। यह एक संस्मरणात्मक रिपोर्टाज है जिसमें विशेष रूप से सन 1975 में पटना में आए प्रलयकारी बाढ़ का बहुत ही रोचक और जीवंत उल्लेख किया गया है। आइए पाठ के मुख्य बिंदुओं को जानें। यह रिपोर्टाज बाढ़ से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए लेखक के जिज्ञासु स्वभाव को उजागर करता है। वे बाढ़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए कभी कॉफी हाउस जाते हैं, कभी गांधी मैदान, तो कभी पान की दुकान पर खड़े हो जाते हैं। लेखक एक समाज सेवक थे। बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए वे दूर दूर तक चले जाते थे।
इस रिपोर्टाज में बाढ़ से होने को प्रकाश में लाया गया है। लेखक ने रिपोर्टाज में खड़ी बोली का प्रयोग, साथ ही कहीं-कहीं उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे बुज़दिलों, पनाह इत्यादि। एक रिपोर्टाज होने के कारण इसकी भाषा शैली बिल्कुल आम लोगों की बोलचाल की भाषा जैसी है। लेखक को बाढ़ में विभिन्न स्थानों और परिवेशों में लोगों के साथ संपर्क करते समय जैसा अनुभव हुआ, उसी के अनुरूप शैली भी रखी गई है। घटनाओं को जीवंत बनाती भाषा शैली। इस रिपोर्टाज में अलग-अलग परिस्थिति कई घटनाएं हैं और लेखक ने जिस तरह से शब्दों और भाषा का प्रयोग किया है, ऐसा लगता है जैसे मानो ये घटनाएं वर्तमान में हमारे आंखों के सामने ही घटित हो रही हों और को भी उस बाढ़ का एक हिस्सा मानने लगते हैं।